संसदीय क्षेत्र बागपत में आता है। बागपत यानी सत्यपाल सिंह यहाँ मौजूदा वक्त में सांसद है बीजेपी के। 2014 में भी वो यहाँ जीते, चौधरी अजीत सिंह को हराया, 2019 में जयंत चौधरी को हराया। लेकिन इस बार थोड़े समीकरण बदल रहे हैं क्योंकि बीजेपी और आरएलडी साथ आ रहे हैं, सपा और कांग्रेस साथ आ रहे हैं और बीएसपी अपने दम पर चुनावी ताल ठोक रही है। तो आज हम जनता के मुद्दे तो हम बात करते हैं, लोगों से भी चुनावी मूड को समझेंगे, लेकिन नेताओं से भी पूछेंगे कि उनकी तैयारी क्या है। बहुत सारे किसान नेताओं से पूछेंगे क्योंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है बागपत। इसके अलावा बीजेपी की क्या तैयारी है, बीजेपी आरएलडी की, सपा और कांग्रेस कैसे लड़ रही है और बीएसपी के हाथी की रफ्तार क्या है। तो चलिए राजनीतिक दलों से पहले हम चुनावी मूड समझेंगे और साथ ही साथ जनता से भी मूड समझेंगे। तो चलते हैं मोदी नगर के क्षेत्र में और करते हैं लोगों से इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे। अब आप पहुंचा है गाजियाबाद जिले के मोदी नगर में, लेकिन मोदी नगर की बात करें तो ये संसदीय सीट पड़ती है बागपत और बागपत काफी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि जाट बाहुल्य भी यहाँ पर हैं, किसान भी काफी सारे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये चौधरी अजीत सिंह का गढ़ रहा है। हालांकि ये गढ़ 2014 और 19 में रह गया क्योंकि अजीत सिंह भी हार गए और उनके बेटे जयंत चौधरी भी यहाँ से चुनाव हार गए और सत्यपाल सिंह ने उन्हें हराया जो बीजेपी के मौजूदा सांसद है। लेकिन अब जिस तरह बीजेपी और आरएलडी की गठबंधन की बात लग रही है, उसके बाद क्या ये आरएलडी के खाते में जाएगी, अभी इस पर सस्पेंस। हालांकि बीजेपी ने अपने 51 सीटों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन मोदी नगर में क्या है मुद्दे, क्या है जनता का मिजाज और क्या इस बार मोदी सरकार की लगेगी हैट्रिक या फिर जनता चाहती है बदलाव। तो देखिए हम लोगों से तो बात कर ही रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, खेतों में भी जा रहा हूं मैं, चौक बाजार चौराहे घर तक भी मैं पहुंच ही रहा हूं क्योंकि इकलौता ऐसा शो है इलेक्शन की राम राम का सफर जो आपके घर तक पहुंचता है और आपकी आवाज पहुंचाता है कि आपके मुद्दे क्या है। लेकिन आज हमने यहाँ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रहेंगे, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी रहेंगे, हमारे साथ आरएलडी की तरफ से भी रहेंगे और कांग्रेस की भी तरफ से रहेंगे और कुछ किसान नेता भी रहेंगे। तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी। पहले चर्चा की शुरुआत बीजेपी से ही कर लेता हूं। सर बीजेपी के आप जल्दी से परिचय दें। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद गाजियाबाद। सर क्या लग रहा है? 101%, 370 भाजपा और 400 पार एनडीए निश्चित रूप से आएगी। क्यों? काम करके दिखाया है, जनता प्रभावित है और जनता ये कहती है कि आज तक जो भाजपा का शासन हमें मिला है आज तक किसी का शासन हुआ ही नहीं। हमने जनता के दिलों को छुआ है, हमने जनता को मूलभूत सुविधाएं दी है जो जनता को चाहिए। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 370 तो भाजपा की आएंगी और 400 के पास एनडीए जाएंगी। 400 पार एनडीए चली जाएगी, 101 चली जाएगी सर। देखिए ये भी बीजेपी के अब की बार 400 पार ये तो तय है। हाँ। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस देश में जो कायाकल्प हुआ, जो विकास हुए, जो गरीब लोगों के कार्य हुए, उसके आधार पर 400 सीट आनी तय है। 400 आ जाएंगे क्योंकि आप आरएलडी का अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो आरएलडी बीजेपी के साथ जारी है, अभी सस्पेंस है। कल हमारा औपचारिक ऐलान हो चुका है, हम एनडीए के साथ चुनाव में जा रहे हैं और हम इस बार एनडीए 400 पार। तो बागपत आप लड़ रहे हैं, बागपत आरएलडी लड़ रही है, ये हमारे नेता तय करेंगे। और लेकिन जीत रहे हैं आप। 100% मोदी जी ने इस देश के किसानों के, हर देश के गरीब का, किसान का, मजदूर का दिल जीतने का काम किया है। जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, हर किसान, मजदूर, हर तबका आज गदगद है। हम बागपत जीत रहे हैं। चलिए सर, आरएलडी वाले तो कह रहे हैं आरएलडी बीजेपी हम जीत रहे। आरएलडी नहीं, सबसे पहले मेरा नाम रमेश प्रजापति है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आरएलडी और बीजेपी दम भर रही है क्योंकि कि हम जीत रहे। कहे तो कुछ भी लो, सच्चाई ये है अब जनता समझ चुकी है। ये झूठ और फरेब और पाखंड की बात, हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात, राम के नाम पर ठेकेदारी की बात, ये जनता जान चुकी है। इन्होंने 27 वायदे किए पत्रकार बंधु, 27। एक वायदा पूरा किया हो तो कोई मुझे बता दो। आय दुगनी हो, कौन सा वादा? आय दुगनी होने की बात थी, क्या आय दुगनी हो गई? गन्ने का पेमेंट 15 दिन में होगा, क्या हो गया? इन्होंने अगर सीमा पर एक जवान का सर कलम होगा तो हम 10 सर कलम करेंगे। कोई भी वादा पूरा नहीं करते। 101 सारे वायदे पूरे। इनकी विपक्षियों की दिमाग में एक भी वायदा पूरा नहीं, लेकिन सारे वायदे पूरे किए क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये शासन। 27 वादों में से एक भी वादा पूरा? सारे वादे पूरे हुए। सारे वादे पूरे कर। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं एक कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के जो, क्योंकि वो सपा के साथ खड़े हो जाए, आप कृपया इधर आ जाइएगा। देखिए क्योंकि सपा और कांग्रेस साथ खड़ी है तो ये जानना जरूरी है कि सपा और कांग्रेस
कांग्रेस और इधर देखिए बीजेपी और आरएलडी, ये मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि सपा और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि 27 जो वादे एक भी पूरा नहीं किया, अब ये कह रहे हैं हमने सब वायदे पूरे हम पेट्रोल के डीजल के दाम कम करेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 2014 में $151 प्रति बैरल था, आज मात्र 91 रुपए गूगल डाल लीजिए। जो 2 कंपनी एलपीजी गैस जो है सप्लाई करती थी, आज 12 कंपनी सप्लाई करती हैं। आज एलपीजी गैस से सिलेंडर का रेट क्या है? इन्होंने वो वायदा पूरे, इन्होंने 1 मिनट प्लीज, इन्होंने तो आप उनसे बोल जवाब ले लूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताएं, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगी, नौकरी दे दी? जल्दी से जवाब। नौकरी क्यों नहीं दी? सिर्फ एक वायदा पूरा नहीं हुआ। वो वायदा ये रहा कि भ्रष्टाचारी जो कुछ बचे हैं उन पर भी अंकुश लगाना है। पूर्णतया भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगा, वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ रही है सर, क्या स्थिति यहाँ तो स्थिति क्लियर है। अब क्या चवन्नी नहीं मिलेगी चौधरी साहब की? चवन्नी जो कह रहे थे ना, ये चवन्नी नहीं हूँ पलट जाऊँ, जो मैं पलट जाऊँ, अब वो चवन्नी मिलने वाली नहीं है। तो आपको लग रहा है कि वो पलट गए तो नुकसान का एक नुकसान हो गया है बहुत बड़ा लोकदल को। लोकदल जब हमारा साथी था तो हमें ये था कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे, परंतु उनका कोई मामला अब रहा नहीं है। 2 सीटों पे सिमट कर रह जाएंगे, वहां भी वो हार का मुंह देखेंगे। चवन्नी नहीं है, वो कह रहे हैं सीधा हार। राजनीति में पिछली बातों के कोई मायने नहीं होते हैं। हम एक मजबूत साथी के रूप में एनडीए के साथ हैं, और ये लोग तो अपने नारे को ही पंचर कर देते हैं। इनका नारा था पीडीए। इनको पूछिए राज्यसभा में इन्होंने कितने मुस्लिम भाई राज्यसभा भेजे। इनको जया बच्चन में काबिलियत नजर आती है, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबको धोखा देने का काम किया है। नवासी का धोखा दिया आप लोगों ने। से पूछ रहे नहीं है, 89 का सत्ता संघर्ष हम भूले नहीं है। जो इन्होंने श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की पीठ में छुरा घोपने का काम किया था, ये लोग वही काम करते हैं। इनकी कार्यशैली वैसी है, वैसी रहेगी। जल्दी से सपा से ले लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि आरएलडी वाले कह रहे हैं कि धोखा दिया आप लोगों ने। हाँ, धोखा दिया है हमने, सही कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मैं उसका स्पष्टीकरण दे दूं, भारत रत्न चुनाव से पहले ही क्यों दिया गया, ये मुझे बता दें इस बात को। और उसके आधार पर इन्हें जोड़ लिया गया। भारत रत्न 10 साल से सपा और कांग्रेस की देखिए सेंटर में सरकार रही, आप लोग थे तो आपने क्यों नहीं दिया? आप दे देते ना भारत रत्न। नहीं, भारत रत्न देने की स्थिति एकदम से क्यों बन गई, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं मैम, आप भी ये सवाल उठाएंगे? पहले भी, अब से पहले भी बीजेपी की सरकारें रही हैं, क्यों नहीं दिया? चौधरी चरण सिंह काबिल नहीं थे? कांग्रेस की भी तो रही ना। रिश्वत दी है, ये चुनावी मुद्दे के लिए उन्होंने रिश्वत का काम किया है, आरएलडी को अपने साथ मिलाने के लिए। उन्होंने दबाव में उन्होंने 2 सीटें उन्हें ऑफर करी, कांग्रेस 7 सीटें दे रही थी उनको गठबंधन में, और अब ये 2 में से भी इन्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये कह रहे कि आपने लालच दिया भारत रत्न का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी है, पहले केवल लुटियन जोन्स और कांग्रेस अपने परिवार के लोगों को ही केवल भारत रत्न देना काम करती थी। चाहे राजीव गांधी को दिया हो, चाहे इंदिरा गांधी को दिया हो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ही पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने काम किया, जिसने कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने का काम किया। उसी प्रकार जिसने भी देश में कोई भी अच्छा कार्य किया, जिसने देश के लोगों को मार्ग दिखाया, उनमें चौधरी चरण सिंह जी भी थे, उनको भी भारत रत्न देने काम किया। उसके अलावा आप देखिए, इस सरकार से पहले पद्मश्री अवार्ड या जितने अवार्ड मिलते थे वो किन लोगों को मिलते थे, और आपने मुलायम को दिया। सर इस बार सवाल उठा रहे हैं कि मुलायम सिंह को भी तो दिया इन्होंने। देखिए, मुलायम सिंह को भी दिया, अब चौधरी चरण सिंह को भी दे दिया। मुलायम सिंह के ऐसे नेता थे जिन्होंने गरीबों की बात की, छात्रों की बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, बेरोजगारी की बात की। मैं ये को जहाँ तक ये मान्य, तो ये कह रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो ये सबको दे रहे हैं ना। इन्होंने तो पार्टी से ऊपर उठ के देखिए, चाहे वो चौधरी अजीत सिंह चरण सिंह की बात करें तो वो आरएलडी से आते हैं, और पद्म विभूषण दिया तो वो मुलायम सिंह को दिया इन्होंने। ये सब ये झूठ का पुलंदा है भारतीय जनता पार्टी। झूठ का पुलिंदा मानते हैं? नहीं, ये झूठ का कुछ नहीं है। सीधी बात ये है कि ये 400 का जो नारा है ना, ये 400 उद्योगपति उनको निकाल के आगे बढ़ाया जाएगा। देख लेना, इस बार जो दिख रहे थे, चाहे अडानी अंबानी जो जितने उद्योगपति थे उनको बनाया गया। अब की 400 सीट नहीं पता, लेकिन 400 लोगों को निकाल के उद्योगपति जरूर बनाया जाएगा। इसलिए इस चीज के लिए हम कंफर्म करते हैं। चलिए, मैं और भी लोगों से बात कर लेता हूँ। देखिए, तमाम लोग हैं और तमाम लोगों से मैं बात करूंगा। सर, बीजेपी आएगी जाएगी? देखिए, जहाँ जिस सीट पर आप खड़े हैं बागपत लोकसभा है। हाँ। ये बीजेपी 2 बार चुनाव जीती हुई है। हाँ। और जब जीती हुई पार्टी हारी हुई पार्टी से गठबंधन कर रही है, तो उस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल आप समझ पा रहे बहुत अच्छी तरह से। एक सीट के लिए इतना प्रयास बीजेपी को करना पड़ रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, दिल्ली में घूमते हैं, कि क्या स्थिति इस समय बीजेपी की है। आप समझ सकते हैं इसको। आएगी या जाएगी? जारी आपको दिख रहा है ना, हारे हुए से गठबंधन। सब कह रहे हैं जारी है, मतलब जारी है। हारे हुए से गठबंधन कौन करता है? हारे हुए मोदी सरकार कह रही है हैट्रिक लगा रहे हैं।
सर हैट्रिक में लोकतंत्र में जनता प्रहरी होती है और जनता जो डिसाइड करेगी वो होगा। आपको क्या लग रहा है? जनता डिसाइड करेगी। अच्छा ना, माहौल ये कह रहे हैं कि हम 400 पार चले जाएंगे। अब ये जनता डिपेंड, जनता का क्या मूड है? आप डिपेंड करेंगे या ना मैं डिपेंड करूंगा, जनता डिपेंड। आप ही तो जनता है सर, आप और हम ही तो जनता वोटर जो है लुप्त होता है एक तरह से, अपनी वोटिंग जो है करता है वो जनता प्रहरी होती है। और लोकतंत्र में जब जनता डिसाइड करती है तो वो ही गद्दी पर बैठ। चलिए मैं और भी लोगों से बात कर लेता हूँ सर, क्योंकि चुनाव सिर पर है। बीजेपी कह रही है राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और हमें वोट मिलेगा। आप मानते हैं राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा? देखिए, राम मंदिर की जहां तक बात है, ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाने बजवा दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राम थे नहीं, यही राम को लाए हैं? और जहां तक 400 की बात है, ये लोकतांत्रिक देश है। आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने इस देश में तानाशाही चरम पे लाने का काम करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने तानाशाही को चरम पर ला दिया। अरे 400 पार की घोषणा तो तुमने कर दी, चुनाव ही क्यों कराते हो? फिर घोषित कर दो, चुनाव क्यों कराते हो? आप सरकार में हो, तुमने तमाम पार्टियां तोड़ ली, तुमने तमाम लोगों को ईडी सीडी फलाना ढिकाना, उनके डर से जो लोग जाना नहीं चाहते थे वो सब तोड़ लिए। ईवीएम, मैं कह रहा हूं 400 पार का नारा है, आप ईवीएम हटाइए। अगर 200 पार भी हो जाए तो हम आप नाम बदल देना। नहीं तो सर और पार्टियां भी तो जीतती है ना ईवीएम में। सपा और कांग्रेस जब जीत जाती है तो ईवीएम पे सवाल। देखिए आप जिस सीट पे खड़े हैं ये तमाम लोग जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं, और आज लोक दल के साथी मेरे साथ खड़े हैं। ये परसों तक एक बात कहते थे कि मुजफ्फरनगर और बागपत बीजेपी ने तानाशाही करके हराया और 10,000 वोटों का गैप रात को लाइट भगा के दिखाया। पूछिए आप जब कहते थे या नहीं कहते थे? राजनीति में पुरानी बातों के कोई मायने नहीं होती है आदरणीय। ये देखिए बात ये है ईवीएम की बात। सोनिया गांधी जी एक चिट्ठी लिखकर ईवीएम ने हराया, एक चिट्ठी लिखकर राजस्थान चली जाती हैं। आप सुनिए, और मुजफ्फरनगर हराया, आप सुनिए, आज ईवीएम हटाइए। एक मिनट, सोनिया गांधी जी सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर और राजस्थान चली जाती हैं। राहुल गांधी जी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, अमेठी नहीं बचा पाते। ये भ्रष्टाचार के पुलिंदे की जो पोल खुली है ये वो है। सर बीजेपी आ रही है जा रही है? जल्दी से मैं लोगों से पूछो फिर नेता। बीजेपी, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। ये तो जनता का सवाल है। जनता अपने मुंह से क्या बात निकालेगी, 400 पार या 500 पार है तो जनता के अधिकार है। नहीं आपको क्या लग रहा है सर? सर बीजेपी अब की बार जाएगी जाएगी बीजेपी 100% जाएगी। वजह तानाशाही लोकतंत्र की हत्या, जिसने एक देश के अंदर 2 देश बना दिए। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो किसानों के साथ किया गया उसे किसान कभी नहीं भूलेगा और इसका खामियाजा आरएलडी को तो भुगतना पड़ेगा ही। चलिए मैं बीजेपी आ रही है भाई साहब जल्दी से। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि सारे वादे पूरे करें। मोदी जी ने कहा था काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख सबके खाते में भेज दिए क्या? दूसरी बात, जब से मोदी सरकार आई है, लालू जी रेलवे मंत्री थे, 5 रुपए का टिकट दिल्ली का करा लालू जी ने, और आज 10 रुपए का टिकट 30 का इन्होंने करने का काम करा। सारी ट्रेन, किसी का स्टॉपेज नहीं है, हर आदमी परेशान है। यहाँ सांसद जी कभी भाजपा के आके नहीं देखते, यहाँ परेशान। खुश नहीं है सांसद से खुश नहीं है लोग। सांसद से खुश हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि त्रेता युग में जैसे प्रभु श्री राम आए थे तब भी उनके विरोधी थे, तो वो स्वयं वहाँ राजा थे। आज तो राम राज चल रहा है तो विरोधी तो अब भी होंगे। तो आ रही है बीजेपी तो आ ही रखी है। चलिए कुछ लोग हैं पीछे, पहले मैं जल्दी से आ रहा हूँ मैं सबके पास। भैया क्या लग रहा है बीजेपी आएगी या जाएगी? कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। 400 पार कर जाएंगे? 400 पार होगी 100% नहीं, 1001%। अच्छा देखिए, किसान आंदोलन का आपको लग रहा है कोई असर होगा? कोई असर नहीं हो रहा, सिर्फ बनावटी किसान। वहाँ पे किसान कौन बैठा है? राजनीतिक किसान है, वैसे कोई किसान वहाँ बैठा हुआ नहीं है। और राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में 100% आएगी, क्लीन स्वीप मारेगी। चाचा लग रहा है भाजपा आ ही नहीं रही, बेईमान नहीं करेगी तो भाजपा आ रही है, तो भाजपा तो गई। अच्छा। और लोकदल तो थके हुए लिए इन साथ में। हाँ। तो लोकदल तो वैसे भी गई। अच्छा, हाँ। चलिए और भी लोग हैं सर, बीजेपी आएगी या जाएगी? बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। नहीं लग जाएगी, आएगी। वजह क्या काम हुआ आपको लग रहा है? अच्छा काम हो रहा है, बागपत में काम बिल्कुल सब जगह, सब मोदी नगर में सब बढ़िया हो रहा है। सर मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी से जवाब ले लूँ एक बार। लास्ट है। मैं, हमारे सम्मानित नेता बीजेपी के खड़े हैं, मैं ज्यादा दूर देश दुनिया की बात नहीं करता। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 10 साल सांसद रहे यहाँ बीजेपी के, 7 साल से एमएलए बीजेपी के, चेयरमैन बीजेपी के,
मुझे ये एक काम ऐसा बताएं, निधि तो जो निधि पे जो बैठ जाएगा, विधायक बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, निधि तो उसे लगानी है। और ये मोदी नगर का दुर्भाग्य था, यहाँ निधि भी पूरी नहीं लगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक काम मुझे बता दें निधि के अलावा कि इस मोदी नगर शहर में, एक मिनट और, किसानों की बात करते हैं। किसान जितना त्रस्त इस सरकार में है पिछले 10 साल से, अभी कह रहे सारे वादे पूरे करे, 15 दिन में गन्ने, एक मिनट मेरी एक बात, 15 दिन में योगी जी क्या कह गए, गन्ने का पेमेंट 1 साल का पेमेंट रुका हुआ है। लेकिन पहले से तो स्थिति सुधरी नहीं कैसे चले? देखिए पहले से स्थिति सुधरी है। पिछले साल का कोई गन्ने का बकाया नहीं है, इस साल का भी शुरू हो गया है। और पहली बार सरकार में इसमें 25 रुपए भी बढ़ाए, और पिछले 10 साल में 100 रुपए से ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ा, जो उससे पहले कभी नहीं बढ़ा। दूसरी बात, 10 साल में 100 रुपए बढ़ा हो तो इस मोदी नगर को छोड़ के चला जाऊंगा। पक्का आप इतिहास निकाल लो, आप रिकॉर्ड निकाल लो। आप झूठ आप ये देख रहे हो, ये रेल निकल रही है, ये किसकी देन है? ये किसकी? बिल्कुल गलत। सुनिए रैपिड ट्रेन उठाइए। बहन जी अब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, 5 साल में 125 से 250 करके गई। समाजवादी ने इसी तरह रेट बढ़ाया। देखे अभी ये कह रहे छोड़ के, हम तो भैया कह रहे भैया यहीं रहो तो हमारे भाई हो। लेकिन अभी गूगल पर सर्च कर लो कि 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया। किसानों को कितना मिल रहा है इसकी बात करो। पहले उनसे बात करो, वो मिल ही रहा है। और उसके अलावा पहली बार पिछले 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही, 2004 से 2014 में लास्ट के साल में 50,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। ऋण किसको मिलता था, पहले उस बात को देखिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए लोगों के किसान सम्मान निधि के रूप में 72,000 करोड़ रुपए सालाना दे रहे हैं। इस तरह 10 साल में 7,20,000 करोड़ रुपए व्यवस्था है, और वो उन लोगों को मिल रहे हैं जो वाकई में गरीब, सोचे छोटा किसान। चलिए और भी सर एक बड़ा इशू, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप एक सबसे बड़ा, मैं आ रहा हूँ ना, बात अभी और भी लोगों को मौका देंगे ना सर, जल्दी। एक राम मंदिर बड़ा इशू है, बीजेपी कह रही है देखिए राम मंदिर के मुद्दे पर हमें कहीं ना कहीं वोट मिलेगा। ये 5,000 वर्ष पुरानी बातें हैं। राम को हम 5,000 पहले से राम करते हैं। राम के ये ठेकेदार नहीं है, क्योंकि संविधान में आजादी है। कोई शंकर को पूछता है, कोई साईं बाबा को पूछता है। अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते फिर राम मंदिर? राम मंदिर जाते हैं, अब कभी नहीं गए राम मंदिर। अभी जो है इसमें गए हैं, क्या बोलते हैं, राम मंदिर नहीं गए। नहीं, राम मंदिर जाएंगे, ये जरूरी नहीं वो अभी जाए, क्योंकि ये फरेब और झूठ और राम और श्याम और कीर्तन मैया और गंगा मैया, दीपक आरती, कुंभ, पुलवामा, निष्ठा के नाम पे ये हिंदुओं की भावनाओं को, जो हमारी आस्था है, उसको गुमराह करते हैं। आस्था के नाम पर सनातनी है, हम सनातनी हैं और सनातन को जिंदा रखेंगे। ये सनातन को मिटाना चाहते हैं, हम सनातन को कायम रखेंगे। तो अयोध्या आज जो डेवलप हुई आप करा देते ना, कांग्रेस भी तो क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अधीन है, मोदी जी के अधीन है? मुझे ये बताइए, ऑर्डर किसने दिया है ये राम मंदिर बनाने का? मोदी जी ने दिया या सुप्रीम कोर्ट ने दिया? तो ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के अधीन है। ये अगर अपना ये जुमला पहनने के लिए लगे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके अधीन है क्या? कैसे कह देंगे कि नहीं राम मंदिर एक बड़ा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मोदीनगर लोकसभा जो है, इसी का ये शहर है मोदीनगर। मोदीनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यहाँ के चेयरमैन ने, यहाँ के विधायक ने, यहाँ के सांसद ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने, यहाँ के 25,000 परिवारों को उजाड़ने का काम किया। यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, तब जाके शत्रु संपत्ति का जो मामला था उसको, यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे पूछिए, 25,000 लोगों ने दिन रात धरना दिया, 2 महीने सड़कों पे पड़े रहे, आंधी मेह बारिश में, तब जाकर के वो आंदोलन के तहत इनको डर के भागना पड़ा, और वो हम उनके घर परिवार बसे यहाँ। इन लोगों ने किसानों को उजाड़ने का काम किया, मजदूरों को उजाड़ने का काम किया, इन लोगों ने गरीब लोगों को उजाड़ने का काम किया। ये लोग किस मुंह से वोट मांगने आएंगे इस मोदी नगर में? एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और हम आखिरी पड़ाव पर आगे चर्चा में। मैं बीजेपी कह रही है हम 80 सीटें जीत रहे, आप कितनी? सपा कांग्रेस 8 सीटें जीत रही है बीजेपी केवल। आप कितनी? 8 सीटें। आप भी तो ऐलान कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ सारी हमारी आएंगी, 72 सीटें हमारी। लग रहा है कांग्रेस बिल्कुल 100% आएंगी। कितनी आ जाएंगी आप लोग? 100% सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई संदेह नहीं। 80 सीटें जीत जाएगी सपा कांग्रेस?
निसंदेह निसंदेह जीत जाएगी, 80 जीत जाएगी। सीट जीते या ना जीते ये लड़ाई है। सर वो दावा कर रहे हैं, आप भी तो दावा कर रहे जब दावा झूठा, हम झूठ नहीं बोलते। हैं। ले पाएंगे बताइए। हम उतनी ले पाएंगे कि इनको प्रभावित करेंगे और संविधान को बचाएंगे, इतनी सीट हम लाएंगे। सर ये सीट का दम नहीं भर पा रहे, आप कितना भर रहे हैं? हम तो भर रहे हैं 72 भाजपा की और 6 हमारे एनडीए में जो सहयोगी शामिल है। 101% 80 सीट आएंगी। जिस दिन नतीजे आएंगे ये उस दिन खाना नहीं खाएंगे, नहीं नहीं रात को नींद आएगी। सुन लिया सर। देखिए, बात नींद आने की नहीं है, बात है संविधान कैसे बचे, किसान, नौजवान, छात्र। आप सीट नहीं बता पा रहे हैं। सीट बता रहे हैं, हम जीतेंगे। और इनका मसाला ही कुछ नहीं है, क्या बता पाएंगे? मसाले की बात होती है यहाँ मसाले की बात है, मसाले की कि सारा देश बेच डाला। ये बात नहीं है। सीट जीतेगा यूपी में 72 यूपी। ये कह रहे 72 जीत जाएंगे। देखिए ऐसा भगोड़े हैं, वो भी छोड़ के भगने वाले हैं। ऐसा है, यहाँ से सतपाल सिंह भाग गए। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी छोड़ के चले गए थे, इस बार सोनिया जी भी चली गई। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, और पहली बार भी मिलकर लड़े थे। हम 80 के 80 जीत रहे हैं, 504 जीत रहे हैं। जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। चलिए सर, आरएलडी और देखिए बीजेपी लड़ रही है। पश्चिमी यूपी में कितना सर? पश्चिमी में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। हमारा नारा भाईचारा जिंदाबाद था, भाईचारा जिंदाबाद है। अच्छा, बीएसपी कहाँ खड़ी? बीएसपी चुनाव लड़ रही है, अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है। जीत जाएंगे अब? और जीतेंगे। का सीट तो बताइए। अरे बहुत सारी जीत। पहले सपा के साथ मेरी बात देखो, पहले अब से पहले कितनी सीट थी बताइए आप? आपकी शून्य थी, फिर सपा के साथ जीते। पिछले लोकसभा में कितने? आप जीते थे ना सपा के साथ जीते ना, तो 10 से ज्यादा ही जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे। कितनों पे लड़ रहे हैं? अभी इनको कुछ जानकारी नहीं है अपने बारे में। बहन जी सक्रिय तो नहीं है ना कहीं? 10 से ज्यादा जीतेंगे। अभी चुनाव की घोषणा होने दो, फिर सारा गठबंधन एक होने जा रहा है। तो देखिए, बागपत से हमने लोगों से बात की और नेताओं से बात की, गर्मा गर्म चर्चा हुई और सबने अपने अपने दम भरे और सबने अपने वादे किए। बीजेपी कह रही है कि यूपी में 80 के पार, और हालांकि विपक्ष कह रहा है कि हम इनको प्रभावित करेंगे। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को बागपत में यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली जगह आपसे करेंगे इलेक्शन की राम राम और जानेंगे जनता का मूड।